हेलो। 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 बताएंगे भाई सभी एक बार। क्या आवाज आ रही है आप सभी? ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने कल आपको इंटरेस्टिंग बात पढ़ाई थी कि कहाँ कर्ता होता है, कहाँ कर्म होता है, कहाँ कर्म की है, तो ये सब मैंने आपको कल बताया था। कल हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने कि क्रिया के पास जाकर क्या और किसको, क्या और किसको लगाकर हम क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे। जो जवाब मिलेगा तो वो कर्म हो, और जहां कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी। अगर जवाब नहीं मिला तो वहां अकर्मक हो। तो हमने कल यही बात पढ़ी थी कि कहाँ सकर्मक है, कैसे आप पहचानोगे कि कर्म है या नहीं, कहाँ कर्म की संभावना है। ठीक है। एक होता है भाई सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते, क्या होते हैं? दो भेद होते। कैसे? एक तो एक कर्मक और एक दो कर्मक या द्विकर्मक। ये कहते हैं कि वाक्य में या तो आपको एक कर्म मिलेगा या वाक्य में आपको दो कर्म, या तो वाक्य में एक कर्म मिलेगा या वाक्य में आपको दो कर्म मिले। या दो कर्म मिले। तो नमन ने देखो, मैंने क्या बताया था, क्रिया के पास जाओ, क्या और किसको लगाकर पूछ, क्या खाया, जवाब मिल गया भाई खाना। क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती। क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। तो खाना, पुस्तक और अखबार, इन तीनों वाक्य में क्या है भाई, एक कर्म है। क्या है? एक कर्म है। तो ये क्या हुए, एक कर्म। क्या हुए ये, एक कर्मक। फिर आगे द्विकर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वहां एक कर्म था, यहाँ दो दो कर्म है। कैसे देखो, राहुल ने सुशांत को पेन दिया। क्या दिया? राहुल ने सुशांत को पेन दी या दिया है। तो सुशांत क्या है, कर्म है। क्योंकि जहां को विभक्ति होगी उससे पहले वाला हमेशा क्या होगा, कर्म हो। ठीक है। अब पेन दी, पेन क्या है, क्या दी भाई, पेन दिया। क्या दिया, पेन दिया। तो ये भी क्या है, आपका कर्म है। क्या है ये आपका, ये भी कर्म है। मैंने पुलिस को, क्या हो गया, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। मैंने पुलिस के द्वारा चोर को पकड़वा दिया।
मैंने पुलिस को मैंने पुलिस से चोर को पकड़वा दिया। ठीक है, तो मैंने पुलिस के द्वारा चोर को पकड़वा दिया। देखो, ये वाक्य गलत है, इसको देखते हैं। चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। ठीक है, चोर ने, यहाँ लिखेंगे हम, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। एक मिनट, यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे राम ने रावण को बाण से मारा। क्या? राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ द्विकर्मक की बात है। देखो, को विभक्ति से पहले वाला जो होगा वो कर्म होगा। और क्रिया से पूछो क्या मारा, भाई बाण से मारा। किसके द्वारा मारा? बाण आपका क्या है? साधन है। क्या भाई? राधा ने मोहन को पत्र लिखा। अब सही है, अब सही। तो देखो, बात है यहाँ दो दो कर्म की। मैंने क्या कहा है कि जो को विभक्ति से पहले होगा वो क्या होगा? कर्म हो। अब क्रिया के पास जाओ, क्या लिखा? पत्र लिखा। तो दो दो कर्म हो गए। ठीक है, नन्नी ने गौरव को पैसे दिए, तो गौरव क्या है? भाई कर्म है, क्योंकि को विभक्ति से पहले जो होगा वो हमेशा कर्म हो। क्या दिए? पैसे दिए। तो यहाँ आपके दो दो कर्म हुए। इसका मतलब इनमें क्या है? ये क्या है भाई? द्विकर्मक। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना कि क्या से जो कर्म मिलेगा, मतलब जैसे आपने क्रिया के पूछा, क्रिया से पूछा आपने कि क्या दी, क्या दिए? पैसे दिए। तो ये आपका मुख्य कर्म है। जो आपको जवाब मिलेगा ना, क्या से जवाब मिलेगा वो आपका मुख्य कर्म होगा। क्या से जो जवाब मिलेगा, क्या से जो जवाब मिलेगा वो हमारा मुख्य कर्म हो। और जो किसको से जवाब मिलेगा, ये हमारा गौण कर्म हो। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। क्रिया के पास जाएंगे, अगर आपको क्या से जवाब मिल रहा है तो वो आपका मुख्य कर्म है। अगर आपको को से जवाब मिल रहा है तो वो आपका गौण कर्म है। और जिस वाक्य में दो दो कर्म होंगे वो आपका क्या होगा? द्विकर्मक हो। ठीक है भाई, यही बात मैंने यहाँ आपको लिखवाई है कि दो कर्मों में से एक कर्म को मुख्य कर्म और दूसरे को गौण कर्म कहते हैं। अगर आप क्या का प्रश्न करके पा सकते हैं, ठीक है, मुख्य कर्म। ठीक है भाई, मुख्य कर्म आप क्या का प्रश्न करके पता कर सकते हैं, और गौण कर्म कौन और किसको लगाकर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण। वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन पता होना चाहिए कि मुख्य कर्म क्या है, जो क्या से जवाब मिलेगा। ठीक है, और जो किसको से जवाब मिलेगा वो आपका गौण कर्म है। गौण कर्म सजीव होता है और मुख्य कर्म आपके दोनों होते हैं, सजीव भी और निर्जीव भी, सजीव भी और निर्जीव। ठीक है भाई, तो ये थे, कल मैंने आपको बता ही दिया। देखो, जैसे स्वाति मैम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, मैंने जवाब दिया क्या पढ़ाई? हिंदी। तो क्या है आपका? क्या से जवाब मिला, तो ये आपका क्या है भाई? मुख्य कर्म है। ठीक है,
किसको पढ़ाई? छात्रों को। ये आपका क्या है? ये आपका गौण कर्म है। और गौण कर्म आपका क्या होता है? सजीव होता है। गौण कर्म आपका क्या होता है? सजीव। ये आपका दोनों होगा, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव हो सकता है। राम ने रमेश को कार दी। भाई क्या दी? कार दी। तो ये आपका क्या है? ये आपका मुख्य कर्म है। क्यों है ये मुख्य कर्म? क्योंकि क्या से जवाब मिला। किसको से जो जवाब मिलेगा वो आपका क्या होगा? गौण कर्म। क्या होगा भाई? गौण कर्म हो। ठीक है, क्या होगा? गौण कर्म। अब आते हैं पहली क्रिया। हमने क्रिया के भेद पढ़े थे। ये क्या है कि स्थान के आधार पर, ठीक है भाई, कि स्थान के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है भाई, या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो हमने पढ़ लिया सकर्मक और अकर्मक। अब आती है भाई प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, हमें सारी क्रियाएं पढ़नी। पहली क्रिया है भाई प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेट। जो आपको क्या करेगी? मोटिवेट करेगी, मतलब आपसे काम करवाएगी, चाहे वो दूसरा करवाए। कैसे? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि स्वयं ना काम करके किसी और से कराया जाता। वो किसी और से इसलिए तो कराया जाता है कि वो किसी और को मोटिव करता है। जैसे एक टीचर हमेशा स्टूडेंट को क्या करता है? प्रेरणा देता है, उसको आगे को धकेलता है कि भाई क्या करे, कि पढ़ पढ़। उसको क्या करता है? मोटिव। क्या करता है? उसको प्रेरणा देता। मोटिव क्या होता है? मोटिव, उद्देश्य, प्रेरणा। मोटिवेट करना क्या होता है? प्रेरणा देना होता है। तो यहाँ कर्ता क्या करेगा भाई? स्वयं काम ना करके किसी और से करवाएगा। ठीक है, बस यही इसकी बात है कि जहां काम कोई और करेगा वहां आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता और एक प्रेरित कर्ता। एक तो प्रेरणा प्रदान करने वाला, जैसे स्टूडेंट ने, जैसे आपने प्रेरणा प्रदान की, ठीक है। और एक प्रेरित करता जिसने प्रेरणा, ठीक है। कल वाला क्लास नहीं है? है भाई, क्यों नहीं है कल वाला क्लास? कल मैंने क्रिया पढ़ाई थी भाई आप सभी को। कर्म पहचानने बताए थे आप सभी को, सकर्मक और अकर्मक। कल वाली क्लास में क्या हो गया ऐसा भाई? कोई एरर तो नहीं आ गया? अगर एरर आ गया होगा ना कल की क्लास का तो मैं फिर से पढ़ाऊंगी। एक बार मैं दिखवा दूंगी भाई, कल वाली क्लास तो बिल्कुल डली है। कल मैंने क्रिया पढ़ाई थी, क्रिया का पहला पार्ट। मतलब कल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन में सकर्मक और अकर्मक ही पढ़ाए थे, क्योंकि भाई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सकर्मक और अकर्मक में। अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ा दूंगी। तुम ये समझ लो कि आज तुम प्रेरणार्थक क्रिया से पढ़ रहे हो, सकर्मक और अकर्मक मैं कल पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहती है कि भाई कि मैं प्रेरणा लूंगी। कहते हैं ना कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता काम स्वयं न करके भाई किसी दूसरे से काम करने के लिए कहता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, तो दो कर्ता होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। प्रेरणा आदेश प्रदान करने वाला और प्रेरणा लेने वाला। तो यहाँ प्रेरणा लेने वाला एग्जाम्पल अगर देखे तो जैसे कि भाई स्टूडेंट, ठीक है। और प्रेरणा देने वाला जैसे भाई प्रेरक। प्रेरक मैं आपको आगे की ओर धकेलूंगी, मैं आपको मोटिवेट करूंगी। तो प्रेरक कर्ता कौन होता है? प्रेरणा देने वाला। ठीक है, ये होते हैं भाई दो कर्ता। अब देखो, नन्ही गौरव से काम करवाता है। नन्ही गौरव से काम करवाता है। तो नन्ही और गौरव, ठीक है। तो यहाँ नन्ही खुद काम ना करके भाई किससे काम करवा रहा है? गौरव से। मोटिवेट कौन हो रहा है?
मोटिव कौन हो रहा है? तो भाई गौरव क्या है आपका? तो गौरव आपका है प्रेरक। ठीक है भाई। तो नन्ही यहाँ क्या कर रहा है? गौरव को, नन्ही क्या है? प्रेरक करता। भाई ये इसको प्रेरित कर, और कौन हो रहा है? ये हो रहा है भाई प्रेरित। काम जो करेगा वो होगा प्रेरित, और जो करवा रहा है काम वो कौन होगा? प्रेरक होगा। वो कौन होगा भाई? प्रेरक होगा। राम रमेश से पत्र लिखवाता है। तो भाई रमेश काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? प्रेरित करता। और राम भाई करवा रहा है, तो ये कौन है? प्रेरक है। ये कौन है? प्रेरक है। नरेश ने नाई से बाल कटवाए। नरेश ने नाई से बाल कटवाए। तो देखो, नरेश ने, भाई नरेश ने खुद तो नहीं काटे, दूसरे से काम करवाया, मतलब नाई से बाल कटवाए। तो नाई को, नाई क्या हुआ भाई? प्रेरित। जिसने काम किया वो प्रेरित करता, जिसने काम करवाया वो प्रेरक करता। देखो, जिसने काम किया, जिसने काम किया, जिसने काम किया और जिसने काम करवाया, जिसने काम करवाया। तो भाई जिसने काम करवाया वो होगा आपका प्रेरक, और जिसने काम किया वो होगा आपका प्रेरित करता। मुनेश ने अर्जुन से पत्र लिखवाया। तो अर्जुन प्रेरित है, मुनीष क्या है? मुनेश आपका प्रेरक है। मोहन ने माली से फूल तुड़वाए। मोहन ने यहाँ खुद काम नहीं किया, भाई माली से काम करवाया। तो माली यहाँ क्या है भाई? प्रेरित है। और जिसने फूल तुड़वाए वो कौन है? प्रेरक है। और प्रेरक यहाँ कौन है? मोहन है। जैसे माँ ने पिताजी से सब्जी मंगवाई। माँ ने पिताजी से सब्जी मंगवाई। माँ ने पिताजी से सब्जी मंगवाई। तो यहाँ क्या है भाई? तो यहाँ माँ ने खुद काम नहीं किया, यहाँ क्या करवाया? पापा से काम करवाया। तो यहाँ क्या हुआ? प्रेरणा क्या हुई? यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हुई, क्योंकि यह माँ ने स्वयं काम नहीं किया, माँ यहाँ करता है। माँ ने यहाँ खुद काम नहीं किया भाई, वो पिताजी से करवाया। तो पिताजी यहाँ प्रेरित है और माँ यहाँ क्या है? प्रेरक करता है। ठीक है भाई। भाई ये अजीत कुमार, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है। अब आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या कि गिरना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बताओ, चलना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बताओ। तो देखो, जब आप मूल धातु में आना जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? आना जोड़ दोगे, तो आपको मिलेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब आप मूल धातु में वाना जोड़ दोगे तो आपको मिलेगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब आप प्रथम प्रेरणार्थक, देखो जब आप पर, मूल धातु, मूल धातु ये क्या है? देखो अभी लिख ले, ये क्या है? आपकी सामान्य क्रिया है। सामान्य की, और ये क्या है? धातु रूप। ये क्या है? धातु। ठीक है। गिर धातु, जल धातु, सुन धातु, उड़ धातु, लिख धातु, उग धातु। ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये धातु है। जब आप इनमें ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो ये सामान्य क्रिया बन जाएगी। और जब आप इनमें आना जोड़ दोगे, देखो जैसे गिर में जब आपने आना जोड़ दिया, कैसे जोड़ोगे? तो देखो भाई, जैसे गिर में आपने आना जोड़ा, देखो जैसे गिर, आना जोड़ा ना, आना, ये जोड़ दिया, आना। ये क्या करेगा? ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे, दीर्घ संधि। ये क्या बन गया? गिराना। क्या बन गया? गिराना।
ठीक है। अगर मैं इसमें वाना जोड़ दूं, क्या जोड़ूं, वाना, गिर धन वाना, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका गिरवाना। तो ये जो है आना और वाना, मूल धातु गिर में अगर आप आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना जोड़ोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर आप चल धातु में आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणा, देखो ना जोड़ देंगे, अगर आप ना जोड़ोगे तो सामान्य क्रिया है, ये सामान्य क्रिया। अब यहीं से आप सुन लो, अगर आप ना जोड़ दोगे तो सामान्य क्रिया बन जाएगी, आना जोड़ दोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी, और वाना जोड़ दोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। और ये अब आपके एग्जाम में सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां आना मिला वहां प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जहां वाना मिला वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। देखो पूर्व का मतलब होता है, देखो यहाँ पूर्व का मतलब होता है पहले, और काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय, और इसमें आपका इक क्या है, प्रत्यय है। तो भाई पहले समय में जो क्रिया हुई होगी, इसका मतलब ये है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहले वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इसमें कर मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी पहचान क्या है, इसमें कर लगा हुआ मिलेगा। देखो नहा कर, लिख कर, पी कर और पी कर, देखो और भी सारे हैं। देखो जैसे वह सोकर मंदिर गया, वह सोकर खेलने गया, ऐसा नहीं है कि यही, पर आपको कर जरूर मिलेगा, वह सोकर खेलने गया। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। भाई नहा कर खेलने गया, उसने क्या किया, पहले तो वो नहाया, नहाने की क्रिया कंप्लीट करके वो तुरंत खेलने की क्रिया में लग गया। लिख कर, भाई उसने पहले लिखकर लिखने वाली क्रिया कंप्लीट करी, फिर वो सोने चला गया। उसने पहले दूध पिया, दूध पीने की क्रिया कंप्लीट करके वो सोने गया। भाई दूध पीकर क्या बात है, भाई दूध ज्यादा ही पिया दिया। तो देखो नहाकर आपको क्या मिलेगा, इसकी सबसे अच्छी पहचान, कितने भी वाक्य बनाए, कितने भी एग्जामिनर दे, आपको कर जरूर मिलेगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आना वाना मिलेगा, और पूर्वकालिक क्रिया में आपको क्या मिलेगा, कर मिलेगा। परिभाषा भी इनकी पूछी जाती है, सीधी सीधी परिभाषा पूछी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है कि जब कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से काम कराता है तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करेगा, भाई वो पहली क्रिया समाप्त होनी चाहिए, तुरंत दूसरी क्रिया को करने लगता है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वहां आपको आना और वाना मिलेगा, यहाँ आपको कर मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, कर मिलेगा। अब आती है भाई नाम धातु की क्रिया। मैं हमेशा एक परिभाषा लिखती हूँ नाम धातु की, कि भाई संज्ञा हो आपका, ठीक है, सर्वनाम हो और विशेषण हो, क्या हो, विशेषण हो। इनमें आप क्या करोगे, इन तीनों में कोई से में भी, ठीक है, ई या ना या आना, प्रत्यय जोड़कर, क्या भाई, प्रत्यय जोड़कर आपको क्या मिल जाएगी, आपको नाम धातु की क्या मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, नाम धातु क्रिया मिल जाएगी, प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, आज ही नहीं, ये आज ये दूसरी क्लास है भाई, पहली क्लास आपकी कल हुई है, क्या आप तक नोटिफिकेशन नहीं गया, कल क्लास हुई है वही क्रिया की 6 बजे से। तो देखो भाई, नाम धातु क्रिया, जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है तो वह नाम धातु क्रिया होती।
भाई हम कोई प्रत्यय नहीं, मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ई आना आना अधिकतर ये प्रत्यय जुड़े होते हैं, आपको नाम धातु क्रिया मिल जाएगी। ठीक है, नाम धातु क्रिया मिल जाएगी। जैसे भाई बात, बात क्या है, संज्ञा है, और जब आप इस बात में याना ई याना प्रत्यय जोड़ोगे, देखो कैसे, जैसे आपने बात में ई आना प्रत्यय जोड़ा, ए ई याना, तो क्या बना, बतियाना, बतियाना। लात क्या है, लात आपकी संज्ञा है, लात में जब ई याना प्रत्यय आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, लतियाना, क्या बनेगा, लतियाना। तो याना, ई आना और वाना, जैसे आपने कहा चिकना, ठीक है। तो जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना ये क्या है, दोनों ये आपकी संज्ञा है। और जब मैंने लिया सर्वनाम, ये आपका क्या है, सर्वनाम। जब आप सर्वनाम में ई आना क्या क्या जोड़ोगे, आना प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा, अपनाना, अपनाना। ठीक है, क्या बनेगा, अपनाना। अब देखो, अब जैसे हमने कोई विशेषण ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया गरमाना, गरम ले लिया, और एक ले लिया भाई झूठ, ठंडा, ये क्या है भाई, आपके ये विशेषण है। अब देखो गर्म से क्या बनेगा, गरमाना, गर्म से क्या बनेगा, गरमाना, और ठंडा से क्या बनेगा, ठंडाना। तो इनमें क्या है, आना प्रत्यय है, आना प्रत्यय। तो अब तक मैंने आपको 3 क्रियाएं पढ़ाई। ठीक है, अगर पहले वाली कल वाली क्लास अगर स्टार्ट नहीं हुई है, अगर कोई दिक्कत आ गई है तो मैं कल पढ़ा दूंगी, कल वाला मैं कल पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज पढ़ रही हूँ वो तो पढ़ लो। ठीक है, तो देखो भाई अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहला पढ़ा प्रेरणार्थक की। प्रेरणार्थक क्रिया कहती है कि जब कर्ता खुद काम ना करके भाई दूसरों से काम करवाएगा, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उसकी पहचान क्या बताई कि मूल धातु में आना जोड़ दोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना जोड़ दोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। फिर मैंने आपको पढ़ाई पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या कहती है कि जब कर्ता एक काम को, एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण उसी समय दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। और उसकी सबसे अच्छी पहचान है कि उसमें कर मिलेगा, क्या मिलेगा, उसमें आपको कर मिलेगा। अब आता है तीसरा, नाम धातु क्रिया। आप क्या करोगे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में ई आना या आना प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी नाम धातु क्रिया। क्या मिलेगी आपको, नाम धातु क्रिया मिलेगी। ठीक है, तो 3 क्रिया मैं आपको पढ़ा चुकी। अब आता है भाई नाम बोधक क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया तो वहां धातु में प्रत्यय जुड़ेगा। देखो ये रहा, जैसे चिकना, चिकना से क्या बना, चिकनाना। ठंडा से क्या बना, ठंडाना। शर्म से क्या बना, शर्माना। दुख से क्या बना, दुखाना। क्या बना, दुखाना। तो ये क्या है, ये आपका विशेषण है, ये विशेषण है। शर्म आपका संज्ञा है, दुख आपका संज्ञा है। ठीक है, तो आना और वाना ये आपको प्रत्यय जोड़ने। अब आती है चौथी क्रिया, वो क्या है भाई, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया कहती है कि संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के क्रिया के जुड़ने में जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नाम बोधक क्रिया क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि नाम धातु में, नाम धातु क्रिया, देखो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, नाम एक से ही है। नाम धातु क्रिया में आप प्रत्यय जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो, प्रत्यय जोड़ते हो। कौन से प्रत्यय, ई आना या आना। कौन कौन से थे वे प्रत्यय, ई आना या आना।
तो आपने प्रत्यय जोड़ा, नाम धातु का मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ई आना या आना प्रत्यय जोड़ा तो आपको नाम धातु क्रिया मिल गई। लेकिन नाम बोधक क्रिया में आपको क्या जोड़ना है, यहाँ आप क्रिया जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, यहाँ क्रिया जोड़ोगे आप। कहाँ प्रत्यय नहीं जोड़ोगे, यहाँ प्रत्यय नहीं जोड़ना, यहाँ आप जोड़ोगे भाई क्रिया। जैसे संज्ञा अथवा विशेषण में, तो पहले संज्ञा से ले लेते हैं। संज्ञा क्या है, विनाश, पतन, लाठी, सर्म। तो विनाश से विनाश करना, पतन करना, लाठी मारना, सर्म करना। अब निराश, दुखी, सुखी और काली और काला, ये क्या है, ये विशेषण है। इनमें जोड़ दो, निराश होना या निराश रहना, दुखी रहना या होना, सुखी होना या रहना, काला होना या रहना। तो ये क्या है, ये आपकी, तो ये भी आपकी क्या है, तो ये क्या है, ये विशेषण में। याद रखना, नाम धातु क्रिया में प्रत्यय जोड़ते हैं, नाम बोधक क्रिया में हम क्रिया जोड़ते हैं। जैसे करना, होना, मारना, मतलब होना, रहना, देना। ठीक है, हम ये जोड़, तो याद रखोगे, नाम धातु क्रिया में ई आना या आना प्रत्यय जोड़ते हैं, नाम बोधक क्रिया में हम क्रिया को जोड़। जैसे भाई संज्ञा सर्वनाम में विनाश करना, पतन करना या पतन होना, विनाश करना या विनाश, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके नाम बोधक क्रिया है। याद रखना, नाम बोधक क्रिया में क्या करोगे आप, नाम बोधक क्रिया, देखो मैं दोनों को यहाँ लिख देती हूँ। नाम बोधक क्रिया में आप क्या करोगे, संज्ञा और विशेषण में क्रिया जोड़ो। संज्ञा और विशेषण में क्या जोड़ोगे, आप क्रिया जोड़ोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी नाम बोधक क्रिया। अब आती है, हाँ जी, देखो ये बात मैंने लिख दी कि नाम बोधक क्रिया संज्ञा विशेषण शब्दों में क्रिया के जोड़ने से बनता है। और अब आती है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। देखो भाई, नाम बोधक क्रिया, अरे ये क्या है, विनाश, पतन, लाठी, सर्व, ये आपकी संज्ञा है भाई, ये क्या है, संज्ञा। निराश, निराश, दुखी, सुखी, काला, ये क्या है आपका, ये आपके विशेषण है। ठीक है, आपको क्या करना है, नाम धातु क्रिया में तो हम प्रत्यय ई आना या आना जोड़ते हैं, तो हमें नाम धातु क्रिया क्या होती है भाई, देखो नाम धातु क्रिया, देखो आप, अगर आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या जोड़ दोगे, ई आना या आना प्रत्यय जोड़ दोगे, तो यहाँ मिलेगा आपको नाम धातु क्रिया। अगर आप, अब नाम बोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा में और विशेषण में, संज्ञा में और विशेषण में आप क्या जोड़ दोगे, क्रिया जोड़ोगे। यहाँ क्या जोड़ोगे, क्रिया, तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, नाम बोधक क्रिया। क्या मिलेगी, नाम बोधक क्रिया। ठीक है, ये है भाई, यहाँ प्रत्यय जोड़ा, यहाँ क्रिया जोड़ी, ये होती है आपकी नाम बोधक क्रिया। अगर आप संज्ञा की पहचान कर लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, विनाश आपका संज्ञा है, अरे यहाँ जरूरी नहीं है कि करना ही क्रिया हो, यहाँ होना भी हो सकता है, करना भी हो सकता है, विनाश होना भी, पतन होना भी, क्रिया भी, लाठी मारना। ठीक है, मतलब ये क्या है, संज्ञा है, जब आप इनमें क्रिया जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, विनाश करना या विनाश हो। तो ये विनाश करना में कौन सी क्रिया है, ऐसे पूछा जाएगा। पतन करना,
अलग अलग होगा, लेकिन पतन करना ये आपकी कौन सी क्रिया है? नामबोधक क्रिया है। लाठी मारना ये आपकी कौन सी क्रिया है? ये आपकी नामबोधक क्रिया है। शर्म करना या शर्म आना, शर्म करना या शर्म आना ये आपकी क्या है? ये आपकी नामबोधक क्रिया है, क्योंकि संज्ञा या विशेषण में हमने क्रिया ऐड करी। तो ये देखो, आपको इन पर फोकस करना है, सीधा सीधा। थ्योरी से बचना चाहते हो तो सीधा सीधा ये बात लिख दे। आपको क्या जोड़ना है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ई आना, आना प्रत्यय जोड़ा तो आपका क्या बनेगा? नाम, नाम धातु क्रिया। अगर आपने संज्ञा विशेषण में क्रिया जोड़ दी तो क्या बन गया? नाम बोधक क्रिया बन गया। अब आता है, देखो ये बात इसलिए मैंने भी यहाँ से फिर दोबारा लिखवाई है कि संज्ञा और विशेषण शब्दों में यहाँ क्रिया जुड़ती है। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया होगी भाई दो क्रियाओं का मेल। यहाँ क्या होगी? क्रियाओं का मेल। संयुक्त क्रिया क्या होती है? एक क्रिया और यहाँ एक क्रिया। जब ये दोनों मिली, जब ये दोनों मिली तो आपकी क्या बन गई? संयुक्त क्रिया बन गई। इसकी परिभाषा भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्रिया। नेक्स्ट क्रिया है भाई आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वहां संयुक्त क्रिया होती। जैसे, ठीक है भाई। और एक बात और यहाँ आपको क्या है ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वह खा चुका, वह खा चुका। तो ये खा क्या है? ये खा आपकी क्रिया है, खा धातु है और चुका भी आपकी क्रिया है। तो यहाँ देखो, खा और चुका दो क्रियाएं मिली हैं आपके, यहाँ से क्या मिली है? अब दो क्रियाएं मिली है आपको यहाँ, खा और चुका, तो इसका मतलब ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। जहां आपको सही बताऊं ना, जहां आपको सहायक क्रिया मिले, जहां आपको मुख्य क्रिया मिले, यह क्रिया और सहायक क्रिया, यह क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर आपकी क्या बनाती है? यह क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर आपकी क्या बनाती है? तो ये बनाती है आपकी संयुक्त। क्या बनाती है? संयुक्त क्रिया बनाती। क्या बनाती है? संयुक्त क्रिया बनाती है। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो आप पढ़ते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे हंसना, गाना, रोना बहुत सारी होती है। जैसे गो, वेंट, गोन, ये क्या है? आपकी मुख्य क्रिया ही तो है। ये जो आप पढ़ते हो, गो, वेंट और गोन। गो क्या है? ये जाना की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। तो बस यही है वे, मुख्य क्रिया यही होती है भाई, हंसना, गाना। और सहायक क्रिया क्या होती है? रहा है, रही है, हए हैं, हंसे, हंसा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपकी सहायक क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया को मिलाओ और संयुक्त क्रिया को मिलाओ, सहायक क्रिया को मिलाओ तो आपकी संयुक्त क्रिया बन जाती है। अब आपके एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा है, और वो क्या है कि संयुक्त क्रिया के भेद। तो इसको रट्टा मार लेना भाई, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते। यह आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता, बहुत ज्यादा। संयुक्त एग्जाम्पल दे देगा और 4 ऑप्शन इनमें से दे देगा, तो आपको बताना है ये कौन सा, इनमें कौन सी क्रिया है। तो देखो, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इनके अर्थ को समझ लेना बस। आरंभ का मतलब, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाक्य में कोई क्रिया आरंभ हुई, ठीक है। अकस्माता मतलब कोई ना कोई क्रिया अचानक हुई। अभ्यास बोधक मतलब कहीं ना कहीं क्रिया के अभ्यास होने की बात। अवकाश बोधक, इच्छा बोधक, आवश्यकता बोधक, मतलब इनको आप क्या, आपको याद रखना है भाई, 11 भेद होते। अब हम एक एक भेद को पढ़ते, ठीक है भाई, एक एक भेद को हम पढ़ते चलेंगे।
फिर हमारी क्रियाएं छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं। अब आती है से आरंभ बोधक। चलो भाई, यहाँ देखते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे भाई आरंभ बोधक। आरंभ बोधक क्या कहते हैं? देखो मैंने क्या कहा था, आपको क्या करना है, इस शब्द के अर्थ से। आरंभ का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रिया के आरंभ होने का बोध। ठीक है भाई। और इसकी पहचान भी मैंने बता रखी है कि लगना क्रिया के योग से बनती है। मतलब यहाँ आपको लगना या लगी, लगता, ये शब्द लेकिन आप देखो, आरंभ, राधा खाने लगी, मतलब राधा ने खाने की शुरुआत कर दी। मीना मीना जाने लगी, तो भाई उसने जाने की शुरुआत कर दी। मतलब जाना क्या है, एक क्रिया है। और उस जाने की, भाई घर जा रही होगी किसी के, तो वहां से वो उठकर अपना जाने लगी। तो इसने क्या किया, क्रिया को आरंभ कर। ठीक है भाई, ये पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद। जैसे भाई मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, यहाँ क्या होगा, श्याम चलने लगा। तो इसकी पहचान क्या है, आपको लगा, लगी, ये शब्द मिलेंगे। पर आप इस वाक्य के अगर भाव को समझे कि श्याम चलने लगा, मतलब इसने चलने की जो क्रिया है वो क्या क्या कर दी, शुरुआत कर दी। क्रिया का जहां आरंभ होता है। और पहचान कर लेना भाई, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगना क्रिया, ये इसकी भाई क्या है, पहचानने की ट्रिक है भाई। दूसरा, समाप्ति बोधक। भाई इसमें समाप्ति का मतलब है, इसमें कहीं ना कहीं क्रिया समाप्त हो रही होगी। तो देखो, इसमें क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। छात्र कक्षा में जा चुके हैं, भाई जा चुके हैं, मतलब छात्र अब ग्राउंड में नहीं है, छात्र अपनी कक्षा में है। मतलब भाई वे क्या है, क्रिया समाप्त हो चुकी है। वह खाना खा चुका है, भाई उसने खाना, उसने पेट भरकर खाना खा लिया। अब क्या है, अब कोई कसर नहीं है, उसने खाना खा लिया। कहते हैं ना कि आप अपने दोस्त को भी फोन करते हो, भाई मैं आने लग रहा हूँ, खाना बचा कर रख लियो, तो वो क्या कहता है, अरे मैं तो खा लिया खाना, मैं तो खा चुका खाना। तो इसका मतलब क्या है, खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो जहां क्रिया समाप्त होगी वहां आपका समाप्ति। अब आती है तीसरी, नित्यता बोधक। मतलब नित्य का मतलब होता है भाई कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है भाई, जहां मतलब आपकी क्या होगी, क्रिया निरंतर लगती रहेगी। जैसे वर्षा हो, एक तो होती है वर्षा हो रही है, वर्षा हो चुकी है, मतलब वर्षा हो चुकी, समाप्त हो चुकी क्रिया। यहाँ क्या होगा, वर्षा हो चुकी है। लेकिन जब कार्य की निरंतरता का बोध हो, यही आपका जेल वार्डन में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, जेल वार्डन में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन में पूछा गया था ये, कि नित्यता बोधक। नित्य का मतलब होता है भाई जो कार्य लगातार हो रहा हो। ये कहता है पर कार्य पूर्ण नहीं होगा, कार्य लगातार होता रहे। जैसे नदी बहती रहती है, नदी बहती ही रहती है, कहीं नदी को रुकते हुए देखा है? आप देख रहे हो कि भाई नदी, आज चल भाई, नदी कहती है कि चल 2 घंटा यहाँ विश्राम कर लूं, नहीं करती विश्राम, नदी बहती ही रहती है। सीता पढ़ती रहती है, इसका मतलब क्या है कि भाई सीता रुक नहीं रही, सीता 24 घंटे पढ़ रही है। राधा
राम आम खाता रहता है, तो भाई वो एक आम खाने के बाद तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, मतलब वो राम क्या है, आम खाता ही रह रहा है। तो वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है भाई, तो मतलब वर्षा रुक नहीं रही, वो तो लगातार हो ही रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं वर्षा हो चुकी है, तो मतलब भाई वर्षा की क्रिया जो है वो समाप्त। अब चलते हैं फोर्थ पर। अनुमति बोधक, भाई अनुमति लो, आज्ञा लो, जहां कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होगा। उसे सोने दो, उसे खाने दो, तो मतलब क्या होगा, अनुमति का दिए जाने का बोध होगा। तो भाई मुझे सोने दो, एक गिलास पानी, ये तो आदेश होगा, यह है अनुमति। के भाई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले दिया कि राम को बोलने, मुझे सोने दो, मुझे सोने, तो भाई जहां अनुमति दिए जाने का बोध होगा, दे दी भाई हमने उसे अनुमति, कि जा तू सो। राम को बोलने दीजिए, अनुमति ले रहा है भाई, जैसे जज अनुमति देता है कि चलो भाई अब आप बोल है, तो राम को बोलने दीजिए, तो ये क्या है भाई, क्या दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, क्या दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। अब आता है इच्छा बोधक संयुक्त। तो अब मुझे खाने दो, अब मैं सोना चाहता हूँ, अब मैं नहाना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ इसकी सोने की इच्छा है, यहाँ इसकी नहाने की इच्छा है, वहां उसकी मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, तो वो क्या है, वहां उसकी भाई बाहर जाने की इच्छा है, क्या है भाई, इच्छा है। तो भाई जहाँ इच्छा होगी है, तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते, आप वाक्य को समझ जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, तो भाई उसकी इच्छा है आईफोन खरीदने की, ठीक है। मुझे खाने दो, भाई मैं खाना, इसका मतलब अब उसे खाने दो, मतलब उसे रोको मत, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है भाई। तो ये है इच्छा बोधक, मतलब कार्य की इच्छा का बोध, ठीक है भाई। मैं आईफोन खरीदना चाहता हूं, तो उसकी इच्छा है कि वो आईफोन खरीदना चाहता है। तो अनुमति बोधक में आप अनुमति लोगे, इच्छा बोधक में आपकी कार्य करने की इच्छा होगी। आवश्यकता बोधक, भाई जहाँ कार्य की आवश्यकता पड़े, जैसे मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता है, जाना उसे पड़ता है। तुम्हें यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहिए, तुम्हें सरकारी जॉब का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि भाई आवश्यकता है, क्या है भाई, आवश्यकता है। मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, वह उसकी क्या है, वो उसकी इच्छा है। वर्षा हो रही है, मतलब यहाँ क्रिया लगातार हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ क्रिया लगातार हो रही है। बस ये आपको याद रखना है। है कुछ भी कह दे भाई, अगर मैं कह दूं हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए, कि भाई आवश्यकता है इस चीज की, हमें घर की सफाई करनी चाहिए, हमें घर की सफाई करनी चाहिए, तो क्या है, आवश्यकता है भाई, घर की सफाई करने की आवश्यकता है।
तो देखो हमने तो भाई हमने अनुमति बोधक आवश्यकता बोधक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ लेंगे भाई पांचवा, नहीं नहीं नहीं, आवश्यकता बोधक पढ़ लिया है। अब हम और बाद में और कल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। आरंभ बोधक हो गया, समाप्ति बोधक हो गया, नित्यता बोधक हो गया, इच्छा बोधक हो गया, आवश्यकता बोधक। ठीक है, तो भाई हमने ये पढ़ लिए, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, आरंभ बोधक। जहाँ क्रिया का आरंभ होगा यहाँ क्रिया की समाप्ति होगी, यहाँ क्रिया लगातार होगी, यहाँ क्रिया करने की इच्छा होगी, यहाँ क्रिया की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या कर लिए हैं, 5 क्रियाएं हमने पढ़ ली है, और हम भाई कल पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो भाई कल मिलते हैं।